तो गाइस कैसे हैं आप? आपके अपने ही चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में आपका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं और आपकी एग्जाम की तैयारी चल रही है बढ़िया तरीके से, मैं भी जानता हूं, सभी लोग जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये खास क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम के मेन पेपर में पूछा गया है, विज्ञान के पेपर में। तो वही क्वेश्चन मैं आज आपको बहुत ही ईजी वे में और बहुत प्यारे तरीके से याद करा देने वाला हूं। तुरंत याद हो जाएगा, बशर्ते आप वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। तो गाइस क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो गाइस आपके उस क्वेश्चन का नाम है ऑक्सीशोषण व अनऑक्सीशोषण में अंतर लिखिए। यही क्वेश्चन अगर बदल के आता है तो इसका एक और दूसरा नाम है, जिसका नाम है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आया तो आपको यही वाला आंसर याद करना है जो आप अब इसे याद करने वाले हैं। तो देखिए आपका पॉइंट फर्स्ट, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीशोषण कहलाता है। काफी वर्ड्स इसमें एक जैसे दिख रहे हैं, मैं आपको एक ही बार में क्लियर कराऊंगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको शुरुआत में माइंड में यह रखना है कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये बताना है। यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे एनर्जी किस तरीके से मिलती है, पूरा इस आंसर में हम सीखने वाले हैं। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाए और किसकी उपस्थिति में हो जाए? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन। फिर से देखिए, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ही ऑक्सीश्वसन कहलाता है। यानी कि आपका खाना पच जाए किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो वाला श्वसन ऑक्सीश्वसन। अब देखते हैं अनऑक्सीश्वसन। तो अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण ही अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। यानी कि यहां पर भी तो ऑक्सीकरण ही हो रहा है, बस इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसी के लिए तो इसका नाम है अनऑक्सीश्वसन। फिर से आपके लिए बताता हूं, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और यहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो यहां पर आपका पॉइंट फर्स्ट क्लियर हो गया है और मैं समझता हूं कि यह आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पॉइंट 2, यह क्रिया कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यानी कि दो जगह पर कंप्लीट होती है। कोशिका द्रव्य मतलब पूरी जो कोशिका के बारे में आप पढ़ के आए हैं, कोशिका में जितना भी द्रव्य मटेरियल जितना कुछ भरा हुआ होता है उसे हम सभी को एक साथ में कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो उस सेल में यानी कि कोशिका में हर एक जगह पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी कि कोशिका द्रव्य में भी होती है। और कोशिका के अंदर एक खास तरीके का कोशिकांग पाया जाता है, कोशिका का अंग जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस के नाम से भी जानते हो, उसमें भी ये क्रिया होती है। यानी कि दो जगह पर होती है, एक तो कोशिका द्रव्य में होती है ऑक्सीडेशन की क्रिया और दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब देखते हैं यहां क्या होता है। अनऑक्सीडेशन वाला पॉइंट आपके लिए पढ़ देता हूं मैं। यह क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, यानी कि केवल एक ही जगह पर हो रही है। अनऑक्सीडेशन की क्रिया केवल कोशिका द्रव्य में होती है। फिर से याद कर लेते हैं, वो वाली क्रिया होगी कोशिका द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये वाली क्रिया होगी केवल कोशिका द्रव्य में। और आई होप कि ये पॉइंट भी आपको याद हो गया होगा। तो वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बढ़ते हैं आपके पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसमें 38 ATP अणु बनते हैं। आप भी जानते हैं कि खाना खाने के बाद तो हमें ऊर्जा मिलती है, तो यहां पर ऊर्जा जो है ATP के नाम से है। ATP का पूरा नाम क्या होता है आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए। और मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर दे पाते हैं कि ATP का पूरा नाम क्या है। आपको मैं हिंट के लिए केवल इतना बताता हूं कि ATP जो है हमारी कोशिका में ऊर्जा का मात्रक है। तो इस क्रिया में 38 ATP अणु बन जाते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाए तो उससे 38 ATP ऊर्जा के अणु बन गए हैं। अब देखते हैं इस तरफ क्या होता है, मैं पॉइंट आपके लिए पढ़कर बता रहा हूं। इसमें 2 ATP अणु बनते हैं, यानी कि अनऑक्सीश्वसन का थोड़ा सा घाटा ही है। इसमें केवल आपको 2 ATP अणु मिलेंगे एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद। तो कैसे लगे 3 पॉइंट? अब बढ़ेंगे दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ, लेकिन इससे पहले ले लिया जाए इसका स्क्रीनशॉट। तो फिर चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 ऑक्सीडेशन में कहता है
इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मैंने आपको अभी ही बताया था कि हमको भोजन का जो है पाचन बताना है इस क्रिया में, मतलब ऑक्सीकरण बताना है, तो ग्लूकोज का ही तो ऑक्सीकरण होगा। तो क्या होता है, इस क्रिया में एक ग्लूकोज का भी अगर ऑक्सीकरण हो जाएगा तो पूरी तरीके से हो जाएगा दोस्तों। और अगर इस तरफ देखें, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अभी हमने इससे पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि इस क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा अणु मिल रहे थे और इस तरफ मिल रहे थे केवल 2 एटीपी ऊर्जा अणु। तो क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरफ दोस्तों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और इस तरफ ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूं। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके अपोजिट इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि इस क्रिया में ग्लूकोज अच्छी तरीके से यूज हो गया है और इस क्रिया में ग्लूकोज अच्छी तरीके से यूज नहीं हो पाया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। ये पॉइंट हमारे लिए खास भी होगा और लास्ट भी होगा और ये आपके आंसर को कंप्लीट कर देने वाला है। और अगर आपने ये पॉइंट याद करके एग्जाम में लिख दिया ना, तो टीचर भी आपसे इंप्रेस हो जाने वाला है और बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इस पॉइंट को। ये पॉइंट दोनों तरफ पहले ही मैं आपको बताया था एक जैसा लिखा है। क्यों एक जैसा लिखा है आगे समझ में आएगा, आप देखिए वीडियो को कंटिन्यू। इस क्रिया को निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही मैंने इस तरफ भी लिख दिया है। इस क्रिया को निम्न समीकरण से व्यक्त कर देते हैं, यानी कि ये तो हमने थोड़ा सा उसका हेडिंग बना दिया है। दोनों तरफ की समीकरण जो है अलग अलग होने वाली है, वो मैं आपको लिखकर बता देने वाला हूं। तो आप देखिए होता क्या है। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण दर्शाना है, तो ग्लूकोज का सूत्र लिखना होगा। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और हमें पता है कि यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। तो यहां पर हमें 6 अणु लेने होंगे ऑक्सीजन के, 6, और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, यानी कि ग्लूकोज भी दिख गया है आपको और ऑक्सीजन के 6 अणु ले लिए हैं। 6 अणु में इसलिए पहले से ले रहा हूं कि हमारा जो समीकरण है पहले से ही संतुलित बन सके। तो ग्लूकोज है और उसका ऑक्सीकरण करना है। अब आगे देखिए होता है क्या। तो जब हम सांस लेते तो होता क्या है कि सांस लेने के बाद जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से जो गैस बाहर निकलती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी यही होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने के बाद जो गैस बनती है उस गैस का नाम रहेगा CO2 और ये गैस का जो अणु बना है वो भी 6 ही बनेगा। और इसके साथ ही हमारे शरीर में बन जाता है जल। जल का सूत्र होता है H2O और ये भी बनेगा 6। अब यहां पर मैंने पहले से ही नंबर कैसे डिसाइड कर लिए हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। आई बटन में जाकर आप वो भी सीख सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को आपके लिए पहले से ही रेडी कर दिया है। ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, तो संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है। इसके साथ जो ऊर्जा बनती है, यहां से हमको ऊर्जा मिलती है 673 किलो कैलोरी, यानी कि यहां से जो ऊर्जा मिलती है कैलोरी में 673 किलो कैलोरी हमको मिलती है। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, एक ग्लूकोज का अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होता है और हमारे शरीर में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो शोषण के थ्रू बाहर कर दिया जाता है और बनता है हमारे शरीर में जल, और जल तो हमारी बॉडी के काम में आ जाता है। तो इतना सिंपल सा इसका समीकरण है जिसको आप लिखकर बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए इस तरफ का कि अनऑक्सीडेशन में क्या होगा। तो अनऑक्सीडेशन में भी तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही होता है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ग्लूकोज का सूत्र। फिर से लिखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगर इसके बारे में डिस्कस करना चाहे तो इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। अब इस क्रिया में याद करो दोस्तों, पहले ही पॉइंट में अपन ने पढ़ लिया है कि यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। तो यहां पर हमें ऑक्सीजन का अणु लगाने की जरूरत नहीं होगी। उस तरफ ऑक्सीजन लगाना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन हम नहीं लगाने वाले हैं, तभी जो है अनुपस्थिति हमें जाहिर हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि इसका अगर ऑक्सीकरण हो जाता है तो यहां पर बनता है CO2, यानी कि CO2 तो बनता ही बनता है। 2 अणु बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके साथ हमारे शरीर में बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यह वाला सूत्र
एथिल अल्कोहल का सूत्र है और इसके भी टोटल 2 अणु शरीर में बनने वाले हैं, यानी कि इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण होता है। और इसी के साथ इसमें जो ऊर्जा बनती है बहुत ही कम बनती है तुलनात्मक रूप से, यहां पर केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मिलती है। तो इतना अंतर आ जाता है ऑक्सीडेशन और अनऑक्सीडेशन में। गाइस, क्या आपने गौर किया? इसी के साथ आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट तैयार हो गया है कि इस अभिक्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। हमने भले ही लिखा नहीं है लेकिन आपको याद हो जाएगा। और इस तरफ देखते हैं क्या होता है। इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर आप 6 पॉइंट लिखना चाहते हैं तो इस पॉइंट को एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और उसी के साथ लेते हैं हम इसका स्क्रीन शॉट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि हमने अभी ही कुछ दिनों पहले एक 30 से ज्यादा प्रश्नों की एक लिस्ट आपके लिए तैयार करी है वीडियो बनाकर, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे आईएमपी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिनको पढ़ने पर आपके 70 मार्क्स तक पक्के हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और उस वीडियो की जानकारी मिलेगी आपको आई बटन में, जहां से आपको विज्ञान के सारे आईएमपी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाके आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जाकर आप कमेंट करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो में पहुंच गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट आईएमपी टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।